अब मैं अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी के बारे में बताती हूँ कि वो कैसी थी ड्यूरिंग माई 9 मंथ्स। और जैसे कि मैंने बताया कि 6th वीक जब मेरे को लगा था तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा डाउट होता था कि यार तुम्हें तो कोई वॉमिटिंग नहीं हो रही और प्रेगनेंसी का ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं है जैसा दूसरों को होता है। सो 7th वीक से ही मेरे को वो होना स्टार्ट हो गया और इतना ज़्यादा नौशिया मेरे को था थ्रू आउट माई होल प्रेगनेंसी। 9 मंथ्स मेरे को पूरा नौजिया रहा और मेरे आवर्स होते थे कि इन 3-4 घंटे सुबह के और 3-4 घंटे शाम के मुझे उल्टी होनी ही होनी है। कुछ भी मेरे बॉडी के अंदर जाता ही नहीं था। 3 टाइम मेरे को वॉमिटिंग की दवाई दी हुई थी। वॉमिटिंग की दवाई भी बाहर आ जाती थी, फॉलिक एसिड भी मेरी बाहर आ जाती थी, पानी मैं नहीं पी सकती थी। सुबह 9 बजे जब भी मैं उठती थी, क्योंकि लेट उठना स्टार्ट कर देता, सुबह का मॉर्निंग सिकनेस मुझे बहुत होता था, तो जब भी मैं उठती थी तब से लेके 11:30 12:30 बजे तक मुझे कॉन्टिन्यूअस वॉमिटिंग होती थी। और ऐसा था कि मैं बाथरूम के जस्ट सामने वाला जो बेड था वहीं पर लेटती थी ताकि इतनी एनर्जी बॉडी में नहीं होती थी। और उस टाइम पे भी मेरे फैमिली में से ऑब्वियसली कोई भी नहीं था वहां पर और मुझे सब कुछ अपने आप ही देखना पड़ रहा था। हस्बैंड का मैक्सिमम यही होता था कि वो हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं, बट वो अपनी जॉब छोड़ के पूरा दिन मुझे घर पे तो नहीं देख सकते, कोई पानी देने के लिए नहीं होता था और बहुत मुश्किल से मेरा वो टाइम कट रहा था। एक दिन मुझे अच्छे से याद है कि माय हस्बैंड केम इन द लंच और उनकी तो बहुत वॉट लगी थी कि वो हफ्ते में 4 दिन मुझे हॉस्पिटल भी लेके भागते थे, फिर घर पे आके डॉग्स को भी देखते थे, मुझे भी देखते थे। ही ऑल्सो वेंट थ्रू अ लॉट दैट टाइम। तो वो घर पे आए हैं 2:30 बजे और मेरी कुक जो है वो खाना बना के गई हुई है। घर आए तो उन्होंने देखा कि मेरी हालत उस दिन बहुत ही ज्यादा खराब थी। मतलब मुझे सुबह से उठकर 2:30 बज गए थे वॉमिटिंग करते करते और मैं बिल्कुल, मेरे अंदर कुछ भी एनर्जी नहीं थी कि मैं इतना कर लेती कि सुबह से अपने डॉग्स को खाना डाल लेती। खाना बना हुआ है, मैं खुद नहीं, मैंने कुछ खाया, मेरे डॉग्स को मैं कुछ नहीं डाल पाई। देन ही कॉल्ड अप माई डॉक्टर और उनके पास गए और फिर फाइनली एक वेन में मेरे इंजेक्शन लगा जिसकी वजह से मेरी वॉमिटिंग रुकी। और फाइनली आई गेस कितने घंटों बाद मैंने एटलीस्ट पानी पिया था, इतना ज़्यादा मुझे नौजिया रहता था उस टाइम पे। लंच टाइम पे तो मैं सो ही जाती थी, उल्टी कर कर थक कर सो जाती थी। फिर जब इवनिंग में उठती थी तब थोड़ा सा अराउंड 4:35 के अराउंड में कुछ थोड़ा बहुत खाती थी बस। और अगेन 7 o'clock से मेरा जो वॉमिटिंग होना शुरू होता था, रात को 11 11:30 12 बजे तक मेरे को बस वॉमिटिंग होती ही रहती थी। मैं बेड पे पड़े पड़े बस उठती थी, वॉमिटिंग करती थी, आके सो जाती थी। और फाइनली फिर माय हस्बैंड यूज्ड टू गेट अप इन मिडनाइट 3 या 4 या 5 o'clock के आसपास उठकर वो मुझे थोड़ा सा पानी देते थे ताकि थोड़ा सा मतलब अंदर मेरे हाइड्रेशन रहे। मेरा जो 7th और 8th वीक था फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, वो मेरा ऐसे गया था, 2 हफ्ते मेरे ऐसे कटे थे। और 8th वीक होते ही उस दिन जन्माष्टमी थी और आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड एंड आई सडनली रियलाइज्ड कि समथिंग इज नॉट राइट एंड आई वेंट इन द टॉयलेट एंड चेक। तो मेरे को उस टाइम ब्लीडिंग हो रहा था एंड अगेन आई स्टार्टेड पैनिकिंग एंड आई वॉज क्राइंग और आई कॉल्ड माई डॉक्टर। अनफॉर्चुनेटली दीप, रात का टाइम था उस टाइम पे, दीप घर पे नहीं थे, ही वॉज इन पार्टी। सो आई कॉल्ड हिम बैक एट होम कि आप घर पे जल्दी आओ, आई हैव टू गो हॉस्पिटल। एंड एट द सेम टाइम आई कॉल्ड अप माई डॉक्टर, दैट फीमेल डॉक्टर, कि आप जल्दी आओ, मैं हॉस्पिटल पहुंच रही हूँ, ऐसे से हो गया है। एंड वी वर इन केरला और केरला में भी अच्छा खासा ट्रैफिक होता है दिल्ली के तरह। और दीप को आने में ही कम से कम 40-50 मिनट्स लग गए थे एंड ही वॉज ऑल्सो पैनिकिंग। और जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचे, my doctor at that time, that female doctor, she was also pregnant that time. She was more pregnant than me, 7 months pregnant थी and she was also driving। और मैं उनको बार बार फ़ोन करके तंग कर रही थी कि आप जल्दी आओ, ऐसे से हो रहा है एंड जल्दी कुछ ट्रीटमेंट करो, जस्ट सेव दिस चाइल्ड एंड ऑल दोज थिंग्स। सो एट मिडनाइट सब चीज़ खुलने लगी, दैट रूम अल्ट्रासाउंड के लिए एंड ऑल दोज थिंग्स। तो जैसे ही चेक किया तो जो फर्स्ट इंप्रेशन मेरे डॉक्टर का था वो ये था कि शी वॉज नॉट एबल टू फाइंड द हार्ट बीट एंड शी डिड लाइक दिस, कि ऐसे करके उन्होंने किया कि दीप फेल्ट की मिसकैरेज हो गया एंड ही वेंट इन अनदर रूम, साथ वाले रूम में, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग। मतलब आई वॉज ऑल्सो क्राइंग बट मैं धीरे धीरे सोप कर रही थी एंड ही स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग। एंड फाइनली थोड़ा सा और चेक करने के बाद हार्ट बीट मिल गई अगेन। फिर मेरे को एडमिट कर दिया गया हॉस्पिटल में फॉर नेक्स्ट 3-4 डेज के लिए मेरे को ऑब्जर्वेशन में रखा गया और मुझे कॉन्टिन्यूस मेडिसिन और इंजेक्शंस टिल माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जब तक मेरा ट्राइमेस्टर पूरा नहीं होना था तब तक के लिए मुझे उन इंजेक्शंस होते हैं उन पे रखा गया। हर सैटरडे मुझे वो इंजेक्शन लगता था, एवरी सैटरडे टिल माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर। किसी किसी को 9 मंथ भी लगता है
बट दैट अगेन डिपेंड्स ऑन कंडीशन। एट दैट टाइम एक दिन छोड़ के ही दीप कहीं पर आउट ऑफ स्टेशन जा रहे थे एंड वी आर सो 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 थैंकफुल टू हिज बॉस, जो उस टाइम पे इनके बॉस थे। उन्होंने एंड टाइम पे ही दीप के सारे जो चीजें प्लान थी वो कैंसिल कराई, मतलब टिकट्स तक हो गई थी, बस ये था कि दीप को नेक्स्ट मॉर्निंग जाना था। एंड चूंकि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी एंड आई वाज थ्रेटन्ड टू मिसकैरेज, तो उनकी सब चीज़ कैंसिल कर देगी एंड दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव, ही एंड हिज वाइफ, एंड दे यूज्ड टू कम विजिट हॉस्पिटल एवरी डे एंड जूसेस और वो सब चीज़ें लेके आते थे। अगेन 3-4 दिन ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद मुझे घर भेज दिया गया, बट फिर मेरे को बेड रिडन बिल्कुल बोल दिया था कि आपको इवन वॉशरूम तक जाना है तभी आप धीरे धीरे ध्यान से जाओगे, आप बिल्कुल भी आपको मूव नहीं करना। मेरा वो जो नौजिया था वो हमेशा मेरा प्रोमिनेंट ही रहा, इवन 9 मंथ तक मेरे को नौजिया बहुत ज़्यादा रहा था। इन द मीन वाइल जो मेरी फीमेल डॉक्टर प्रेगनेंट थी, शी लेफ्ट द टाउन फॉर हर डिलीवरी एंड मेरा पूरा जो केस था वो मेल डॉक्टर संभाल रहे थे एंड वो बहुत ही अच्छे थे। आई कांट डिस्क्राइब इन माई वर्ड्स हाउ गुड ही वॉज। जहाँ डांटना होता था वो डांट देते थे, जहाँ पे अच्छी एडवाइस देनी होती थी वो एडवाइस दे देते थे एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर। जब हम रेगुलर चेकअप्स के लिए जाते थे तब ही टोल्ड दीप कि अगर मुझे इवनिंग में कॉन्टिन्यूस उस पर्टिकुलर टाइम में वॉमिटिंग हो रही है तो ही टोल्ड कि उस टाइम पे जो है आप इसको घर से बाहर कहीं लेके जाओ, माइंड डाइवर्ट होगा तो क्या पता वो जो रिदम एक बना हुआ है कि इतने घंटे वॉमिटिंग होनी है वो टूट जाए। एंड दैट एक्चुअली हैपेंड। 7 o'clock हम घर, जब मेरे को वॉमिटिंग स्टार्ट होती थी हम 6:30 घर से निकल जाते थे और मैंने जो कोचिन का कोको ट्री है वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा वेनिला मिल्क शेक पिया है, एटलीस्ट मिल्क मेरे अंदर जाता था उसके थ्रू। एंड ऐसे करके जो मेरा नौजिया था वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम होने लगा। अगेन जब मेरा 3rd मंथ पूरा हो गया था तो दीप को परमानेंटली 1-1.5 महीने के लिए कहीं पे जाना था, उनकी ड्यूटी आई थी और वहाँ पे भी मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बहुत ही बैकवर्ड एरिया में जाना था, तो ही हैज़ टू सेंड मी बैक टू माई होम। और फाइनली 1 महीने के लिए जो मेरा 4th मंथ था वो मैंने अपने होम टाउन मथुरा में काटा था। वहाँ पे भी यही होता था, कभी पीनट्स कड़वा हो गया तो वॉमिटिंग हो गई, कभी रोटी की स्मेल से वॉमिटिंग हो गई। इवन दैट फ्लाइट जिसमें मैं ट्रेवल करके दिल्ली पहुंची थी वहाँ पे भी आई रिक्वेस्टेड एयर होस्टेस दैट आई एम प्रेग्नेंट एंड मेरे को काफ़ी वॉमिटिंग होती है तो मुझे लू के पास वाले दो ताकि मैं वॉमिटिंग कर पाऊँ, और वो पॉसिबल नहीं हो पाया था और मेरे को सबसे आगे की सीट मिली थी। एंड सेम थिंग हैपेंड, जैसे ही उन्होंने ब्रेड्स सर्व करना शुरू करे, बन सर्व करना शुरू करे और मेरे को वो प्यूकिश हुआ और एंड आई वेंट एंड डिड प्यूक। अदरवाइज आई एम सो फॉन्ड ऑफ हैविंग फूड, मैं हर चीज़ खा सकती हूँ, स्पेशली मैं हेल्दी खाना खाती हूँ और मैं खाने की जो क्वांटिटी है वो भी मेरी काफ़ी ज़्यादा होती है, प्रॉपर पंजाबियों की तरह खाना खाती हूँ मैं। बट वो 9 मंथ्स में बिल्कुल भी खाना नहीं खा पाई। जब मेरे को नौजिया नहीं भी होता था तब भी मैं खाना नहीं खा पाती थी। इन द मीन वाइल 1 महीना हो गया था, 5th मंथ में मेरे वो सारे एनुअल चेकअप्स होने होते हैं, वो चेकअप्स बिल्कुल ठीक आए थे। एनुअल चेकअप होता है ये देखने के लिए कि बेबी इज ऑल राइट और नॉट, मतलब जो उसकी डेवलपमेंट है वो सही है या नहीं है, बट उस टाइम पे डेवलपमेंट सारी सही थी। बट एज माई नौजिया कॉन्टिन्यूड, जो 7th मंथ में मेरा एनुअल चेकअप हुआ उसमें जो बेबी का वेट होता है वो मेनली देखा जाता है कि बच्चे का वेट कितना है। तो उस टाइम पे जो है वो वेट इतना ज़्यादा कम था, 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी मैं और जो बेबी का वेट था वो था 500 ग्राम। तो जो मेरी अर्ली अप्रैल मतलब 7 अप्रैल की जो मेरी ड्यू डेट होती थी वो मेरी शिफ्ट हो गई थी 24 अप्रैल के आसपास। और एक अलग सा प्रेशर उस टाइम पे बनना शुरू हो गया कि भाई बच्चा बहुत वीक है, अब उसकी ग्रोथ के लिए खाना खाओ, प्रोटीन खाओ। तो बट मेरे से वही है कि खाना खाया ही नहीं जाता था उस टाइम पे। और तब आई स्टिल रिमेंबर कि मैं जो है वो 7-8 मंथ के आसपास में एक बार बहुत शौक से घर पे बने हुए छोले पूरी खा के और जस्ट घर से बाहर ही निकल रही थी रेगुलर चेकअप कराने के लिए एंड मेरे को पूरा मेरा वो खाना बाहर आ गया। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम इतना प्रेशर था कि बेबी का वेट बढ़ाऊं कैसे। जब 9th मंथ का स्टार्टिंग मेरा हो गया था 36th वीक के आसपास, तब अगेन एक चेकअप होता है। अगेन डॉक्टर टोल्ड मी कि जो हृदय का एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस है वो बहुत ही कम आ रहा है, जितना बच्चों का होना चाहिए उससे काफी कम आ रहा है। उसका मतलब ये है कि जो हृदय की ग्रोथ और डेवलपमेंट था वो मेरा 9th मंथ के स्टार्टिंग में ही रुक गया था, तो विच वॉज नॉट अ गुड साइन। कुछ और टेस्ट वगैरह हुए मेरे उस टाइम पे और स्टिल डॉक्टर्स थॉट कि अभी हम वेट कर सकते हैं, क्या पता ग्रोथ अपने आप स्टार्ट हो जाए। और ये है कि हर 3rd-4th डे मेरे को बुलाया जाता था, चेकअप्स मेरे किए जाते थे। और एक चीज और थी, 9th मंथ में मेरा जो बीपी था वो बहुत ज्यादा हाई रहना शुरू हो गया था और 37th वीक के आसपास मेरी मदर भी आ गई थी, तो खाना वाना अच्छे से मैंने खाना शुरू कर दिया था। मालपुए खाए मैंने उस टाइम पे काफी एंड बहुत सारे लड्डू मैंने अपने लिए बनाए थे। जो लोग ये पूछ रहे थे कि प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग आपको क्या केयर करनी चाहिए, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि लास्ट मंथ जो होता है में आप लड्डू बना सकते हो सारे ड्राई फ्रूट्स के। 9th मंथ में मैंने काफ़ी खाना खाया तो मैं वो लड्डू खाती थी
और मैं पाव भाजी हर दिन खा रही थी। उस पाव भाजी के थ्रू मैं उसमें सारी सब्जियां डाल देती थी, ब्रोकली वगैरह। मैं ऑलमोस्ट एक दिन छोड़ के रोज पाव भाजी खाती थी। तो वो 9 मंथ मैंने बहुत अच्छे से खाना खाया है। बट अनफॉर्चुनेटली वो खाना हृदय को बिल्कुल भी नहीं लगा, वो सारा खाना मुझे लग रहा था, क्योंकि हृदय की ग्रोथ जो है वो 36 वीक पे रुक ही गई थी। फिर 39 वीक के आसपास मैं अपना रेगुलर चेकअप के लिए गई, तो डॉक्टर टोल्ड मी कि अब आप जाओ और अपना बैग लेके आ जाओ। 1 अप्रैल था वो दिन, 1 अप्रैल 2017। और बहुत ज़्यादा वेट हम नहीं कर सकते, आपका बीपी भी हाई रहता है। तो अभी ऑलरेडी 2-3 हफ्ते हो गए देखते देखते, और बच्चे की ग्रोथ नहीं शुरू हो रही है, तो इट्स बेटर कि अब इसको बाहर ले आते हैं। तो फिर फाइनली मैं एडमिट हुई हॉस्पिटल में सेम इवनिंग। और ऑब्वियसली मतलब ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था कि मेरा सी सेक्शन होगा, तो इसलिए जिस दिन मैं एडमिट हुई उसके नेक्स्ट डे इंड्यूस किया गया मेरे को, नया आर्टिफिशियल लेबर्स दिए गए। बट कुछ भी उसमें नहीं होता था, मतलब 4-5 घंटे मुझे लेबर्स होते थे और उसके बाद नहीं होते थे, रुक जाते थे वो शाम तक लेबर्स। फिर सेकेंड डे भी इंड्यूस किया गया आर्टिफिशियल पेन्स, अगेन शाम तक पेन्स हुए और कुछ भी उसमें नहीं होता था। मैं प्री लेबर्स में ही थी उस टाइम पे। प्री लेबर्स मतलब आप जब तक 3 सेंटीमीटर होता है आप तब तक प्री लेबर में रहते हो। 3 सेंटीमीटर डायलेट जब आपका हो जाता है तब आप एक्टिव लेबर में होते हो। तो मेरा 1.75 सेंटीमीटर इतना ही रहता था। फिर थर्ड डे भी मेरे को इंड्यूस किया गया मॉर्निंग में, डॉक्टर ने खुद इंड्यूस किया 4 o'clock। और अगेन वही हुआ, 10-11 बजे तक मुझे पेन्स होते थे, बट मेरा कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था, डायलेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और ऑलरेडी पिछले 3 दिनों में धीरे धीरे करके मेरा काफ़ी सारा मेरा पानी जो है वो लॉस हो गया था, जो एम्नियोटिक फ्लूइड जो होता है वो काफ़ी कम हो गया था। तो फाइनली फिर थर्ड डे पे आई रिक्वेस्टेड डॉक्टर कि अब सिजेरियन कर दो, आई एम रियली टायर्ड पिछले 3 दिन से। तो फाइनली उस दिन रामनवमी थी एंड डिसाइड हुआ कि सिजेरियन होगा। तो फाइनली थर्ड डे मेरा सिजेरियन हुआ और रामनवमी वाले दिन दोपहर में हृदय हो गया था। हृदय का वेट बहुत ही कम था, 2.75 इसका वेट था, 2.5 किलो के आसपास। स्पेशली व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न इन अ पंजाबी फैमिली देयर इज सच अ लॉट ऑफ प्रेशर कि भाई तुम खुद 4 किलो के पैदा हुए। हमारे घर तो 3 किलो से बच्चा नीचे पैदा नहीं होता, इतना छुआ जैसा बच्चा, इतनी छिपकली जैसा बच्चा पैदा हुआ है। और बहुत ही वीक था हृदय, बहुत ही पतला था। एंड इसलिए कहीं ना कहीं वो एक रीज़न ये है कि मैं ये चैनल खोलना चाहती थी पेरेंटिंग के ऊपर, क्योंकि मैं अपनी प्रेगनेंसी में अपना ध्यान नहीं रख पाई थी। मुझे पता था कि बच्चे में आगे जाके बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है उसमें, तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी कमी हो या वो और दूसरे बच्चों से बिल्कुल पीछे स्लो चले। एक बार वो आ गया था मेरी लाइफ में, उसके बाद मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करी। वो भले ही मसाज हो, वो भले ही ब्रेस्ट फीडिंग हो, वो भले ही हेल्दी खाना हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं हर चीज फॉलो करी जो एक बच्चे को हेल्दी करने के लिए होनी चाहिए। सो दिस वाज माय एंटायर ट्रीटमेंट एंड प्रेगनेंसी स्टोरी। एंड अगेन देयर इज वन क्वेश्चन विच इज आस्क्ड क्वाइट फ्रीक्वेंटली टू मी कि आपके जो पीरियड्स है वो रेगुलर कैसे हुए। टिल द टाइम आई वॉज नॉट प्रेगनेंट मेरे पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर नहीं थे, बट वंस माई डिलीवरी हैपन, मतलब एक बार जब मेरा डिलीवरी हो गया था तब से मेरा पीरियड अभी तक रेगुलर है। मेरे को पीरियड सिर्फ 1 दिन या 2 दिन होते हैं, बट अगेन उसमें जो मेरी जो डॉक्टर है वो फीमेल डॉक्टर मेरी अभी तक बहुत अच्छी फ्रेंड है एंड शी हैज़ हेल्प मी अ लॉट। हृदय के लिए मुझे कुछ भी चीज़ पूछनी होती थी या अपने लिए कोई भी चीज़ पूछनी होती थी, मैं कभी भी उनको पिंग कर सकती हूँ। मिड नाइट में भी मैं उनको कभी कभी तंग कर देती हूँ एंड शी इज़ रियली अ एंजल इन माई लाइफ। एंड सो आई आस्क्ड हर कि इतना फ्लो कम है एंड इज दैट ओके। तो वो मेरे को यही बोलते हैं कि हर मंथ पीरियड्स आ रहे हैं वो बहुत है, फ्लो का तो अब पीसीओडी में फ्लो वैसे ही धीरे धीरे कम हो जाता है। डिलीवरी के 1 महीने तक मेरे को पीरियड्स हुए थे और उसके बाद फिर 3-4 महीने बाद मेरे को फर्स्ट पीरियड आया था, बट इट्स ओके, वो होता है। वो नॉर्मल पर्सन के साथ भी ये चीज़ होती है डिलीवरी के कई महीनों तक उनको, जब तक वो ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो वो कई बार पीरियड्स नहीं आते, इट्स टोटली ओके। तो उसके बाद से मेरे पीरियड्स रेगुलर ही है। एंड अ वेरी गुड थिंग शी टोल्ड मी कि जो पीसीओडी पेशेंट्स हैं उनको फिर भी ऑलमोस्ट 99% चांसेस होते हैं कि उनको कंसीव हो जाएगा और उनकी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को पीसीओडी है और जैसे कई सारे लोग हैं जिन्हें 6 साल हो गए पीसीओडी, वो ट्राई कर रहे हैं, तो बी ऑन द पॉजिटिव साइड, 99% जो है पीसीओडी पेशेंट्स को कंसीव हो जाता है। आपको सिर्फ पेशेंस रखने की जरूरत है, एक गुड लाइफस्टाइल आप रखिए, मेडिसिन सही टाइम से खाइए, स्ट्रेस कम लीजिए। नेगेटिव पर्सन अगर हैं जो आपको इस टाइप के कमेंट्स उल्टे सीधे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप उनसे दूर रहिए। अपने हस्बैंड को जो है बोलिए कि वो बहुत ही सपोर्टिव रहें आपके तरफ और बहुत ही पॉजिटिवली इस चीज़ को लीजिए और जल्दी ही आपको भी कंसीव हो जाएगा, प्लीज़ टेंशन ना लीजिए। अगेन आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई वन थिंग, जैसे कि कुछ मेरे साथ के लोग हैं जिन्हें माइल्ड पीसीओडी था एंड दे कंसीव वेरी इजीली,
उन्होंने मेरे को कुछ ऐसे मैसेजेस भेजे कि मेरे को आई थॉट कि आई शुड टॉक अबाउट दैट, कि नहीं जो ये लोग कॉन्ट्रासेप्टिव देते हैं वो डॉक्टर्स गलत करते हैं, दैट ट्रीटमेंट इज नॉट राइट, उन लोगों को सही ट्रीटमेंट करना नहीं आता है। आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग कि हर टाइप का पीसीओडी पेशेंट होता है। माइल्ड होता है जिसको, किसी को बहुत ज्यादा मीडियम लेवल का होता है, किसी को बहुत ज्यादा पीसीओडी होता है। मेरे खुद के बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्हें माइल्ड पीसीओडी है और उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, वो नेचुरली उन्होंने कंसीव कर लिया, पूरा प्रेगनेंसी उनका एकदम परफेक्ट गया, कोई नौजिया नहीं था, कुछ नहीं था। तो उन लोगों के लिए बात करना बहुत आसान होता है। कुछ ऐसे पीसीओडी पेशेंट्स को भी मैं जानती हूँ जो पिछले 6 साल से आईयूआई भी करा चुके हैं और उस आईयूआई के भी उनके ऊपर इतना एडवर्स इफेक्ट्स थे कि मतलब उनकी लाइफ डेंजर में चली गई थी। हर कोई अपना बेस्ट चाहता है, हर कोई बेस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहता है, बेस्ट डॉक्टर से मिलता है। जैसे मैं खुद आपके सामने आज बात करूँ, मैं हमेशा एक बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास गई। मैं डिफेंड तो नहीं करूंगी कि कॉन्ट्रासेप्टिव नुकसान करती है, ये सही रहती है। मेरे को तो मोस्टली सारे डॉक्टर्स ने ही एंड में यही ऑप्शन बचता था जब पीरियड्स रेगुलर हुई है, तो फिर वही ऑप्शन बचता था डियान खाने का, तो वही दिया। वो भले अपोलो हो गया, मैक्स हो गया, चाहे कोई भी आता, दूसरे हॉस्पिटल्स हो गए, जब मैं बॉम्बे में मिली चाहे मैं केरला में मिली, सबने ही वो बोलते थे। तो हर डॉक्टर अपने जगह सही होता है, जरूरी नहीं है कि आपके डॉक्टर ने बोल दिया कि सामने वाला जो ट्रीटमेंट कराना है वो गलत है तो वो गलत ही है। एंड इट्स वेरी इजी टू से कि लाइफस्टाइल चेंज करके आप पीसीओडी कंडीशन को ठीक कर सकते हो, एंड इट्स वेरी टफ टू उस चीज को हैंडल करना। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आए कि उसने लाइफस्टाइल से ठीक कर लिया, उसने इससे ठीक कर लिया। अगेन दिस कम्स टू एवरी पीसीओडी पेशेंट की, अगर जिसको माइल्ड होगा या मीडियम पीसीओडी होगा वो अपने लाइफस्टाइल से ठीक कर सकता है, बट जिसको बहुत ज्यादा पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो लाइफस्टाइल से चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अभी 2-3 महीने पहले भी आई थॉट कि चलो अगेन मैं एक डाइटिशियन को कॉन्टेक्ट करती हूँ और अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करती हूँ। एंड शी यूज टू गिव मी 8 मील अ डे, मतलब मुझे हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए वो मुझे देते थे। मुझे एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करनी होती थी, इस टाइप की बहुत सारी चीजें मुझे नहीं खानी होती थी। मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, मुझे फ्रेश कुक किया हुआ खाना खाना होता था, बासी खाना मैं बिल्कुल नहीं खा सकती थी। तो ये सब चीजें सेलिब्रिटीज के लिए करना बहुत आसान होता है, जब आप खुद एक मदर बन जाते हो तो आपके पास बिल्कुल भी इन सब चीजों का टाइम नहीं होता। और उसके बाद भी कोई चीज कंफर्म नहीं होती कि आपका लाइफस्टाइल हेल्दी रखने से आपका पूरा पीसीओडी ठीक हो जाएगा। ये होता है कि उसकी जो इफेक्ट्स है, वो जो कंडीशन है वो बेटर हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, पीसीओडी एक डिजीज नहीं है, इट्स जस्ट अ कंडीशन, यू हैव टू लिव विद इट। आपको एक्सेप्ट करके उसको आप बेटर कर सकते हो, ऑब्वियसली एक बेटर लाइफस्टाइल से, बट ऐसा नहीं है कि वो एकदम ट्रीट हो जाता है। बहुत ऑब्वियसली सेटल डाउन हो जाता है डिलीवरी के बाद। मेरा ही पीसीओडी काफी ज्यादा सेटल डाउन हुआ डिलीवरी के बाद, बट ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया। यू कैन स्टिल सी एक्ने ऑन माई फेस। हर बॉडी अलग अलग होती है, हर बॉडी का जो ट्रीटमेंट होना होता है उसके ऊपर वो अलग होता है। एंड अगेन अभी 4 साल हो गए हैं, इन 4 सालों में भी मैंने कई बार चेकअप्स वगैरह कराए हैं, और जैसे कई सारे डॉक्टर्स से मैं मिली हूँ और हर डॉक्टर का एक अलग अलग ही स्टोरी था। ऑब्वियसली आई ऑलवेज स्टिक टू माय फीमेल डॉक्टर जिनसे मैंने पहले ट्रीटमेंट कराया हुआ है। मैं एंड में उनसे ही सजेशन लेती हूँ, बट क्योंकि वो मेरे टाउन में नहीं रहती तो समटाइम्स आई हैव टू गो टू सम अदर डॉक्टर्स अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो। जैसे कि 2 साल पहले मैं एक डॉक्टर के पास गई थी यहाँ गुजरात में, तो ही टोल्ड मी टू गेट माई एग्स फ्रीज। मतलब जैसे कि आजकल बहुत सारी एक्ट्रेस वगैरह कराती हैं जिन्हें अभी बेबी नहीं करना होता है, कुछ उस टाइप से। सो ही टोल्ड मी कि या तो आप अभी दूसरा बेबी प्लान कर लो, नहीं तो आप अपना एग्स जो है वो फ्रीज करा लो, क्योंकि वंस यू एंटर 30 या धीरे धीरे आपका पीसीओडी जो है ये वापस आना शुरू हो जाएगा, और अगेन आपको सेम ट्रीटमेंट या सेम डिफिकल्टी होगी कंसीव करने में अगर आपको कभी दूसरा बच्चा चाहिए तो इट्स बेटर कि अपने आप एग्स फ्रीज करा लो। उससे ये होता है कि जो आपके एग्स है वो हमेशा यंग रहते हैं, वो अगर आप 200 साल बाद भी आ रहे हो तो भी आपके एग्स जो है वो सेम जिस एज पे आपने फ्रीज कराए हैं वो उसी उतने ही यंग रहेंगे। जो एक्सपेंस है वो अराउंड 1 लाख के आसपास होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी बेबी नहीं प्लान करते हैं, जैसे 10-10 साल तक। बहुत मेरे खुद के ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो 10 साल हो गए, दे आर नॉट प्लानिंग टू हैव अ किड। तो उनके लिए ऐसा सजेशन है कि अगर आपको नहीं करना तो इट्स बेटर कि आप अपने यंग एज में ऐसे एग फ्रीज अगर आपको कराना है तो वो करा सकते हो। एक और चीज मैं मेंशन यहाँ करना चाहूंगी कि जो पीसीओडी पेशेंट्स होते हैं उनको जैसे मेरे को इस साल लॉकडाउन के स्टार्टिंग में मैंने जब ब्लड टेस्ट वगैरह कराई तो मेरे को इस साल थायराइड भी फाइनली डिटेक्ट हो गया था। तो इसी वजह से मैंने भी डाइटिशियन को कांटेक्ट किया था, एंड 1 महीने मैंने कुछ डाइटिशियन से वो मतलब वो सेम चीज़ फॉलो करी थी, विच इफ़ यू वांट आई कैन फिल्म इन 1 डे वीडियो की क्या क्या खाना चाहिए क्या क्या नहीं खाना चाहिए पूरा दिन, जब मैं उस टाइम पे करती थी। अभी सून आई एम थिंकिंग ऑफ अगेन स्टार्टिंग दैट, बट
पॉसिबल नहीं होता वो हृदय के साथ। एंड तो थायराइड जब डिटेक्ट हुआ था मैं अगेन पैनिक कर गई थी कि पहले इतने सालों से पीसीओडी था और अब थायराइड भी हो गया है। तो मैनी ऑफ यू सजेस्टेड मी टू हैव थायराइड मेडिसिन और मुझे मेडिसिन खानी चाहिए, बट माई अगेन फीमेल डॉक्टर टोल्ड मी कि ज़रूरी नहीं है, इफ इट इज़ नॉट दैट हाई, बहुत ज़्यादा उसका जो लेवल है वो हाई नहीं है, तो उन्होंने बोला कि इतना रिक्वायर्ड नहीं है। प्रेगनेंसी वगैरह में ऑब्वियसली अगर आप प्लान करो तो उसमें चाहिए होता है थायराइड की दवाई, क्योंकि उसके बिना थायराइड इज मेन थिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तब आपका थायराइड मेंटेन रहना चाहिए, डायबिटीज और थायराइड। तो उन्होंने मेरे को फीमेल डॉक्टर ने मेरे मना किया। स्टिल मैंने जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं हार्मोनल डिजीज के, जैसे कि पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज। तो मेरे हस्बैंड विजिट कर रहे थे बॉम्बे में, उन्होंने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को भी मेरी रिपोर्ट्स दिखाई, तो उन्होंने देख कर यही बोला कि तो मेरा 4 डिटेक्ट हुआ था, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि जब तक 10 नहीं होता तब तक रिक्वायर्ड नहीं होता मेडिसिन खाना, बट ये कि अपना आपको वेट जो है वो बढ़ने नहीं देना है। अदरवाइज जो है अगर जैसे अब मैं अगले महीने चेक कराऊंगी तो जरूरी नहीं है मेरा 5 भी हो सकता है या मेरा 3 भी हो सकता है, तो थायराइड जो है वो ऐसी वेरी करता है। बट ये कि अगर आपका 10 डिटेक्ट हो गया तब आपको मेडिसिन खानी ही खानी पड़ती है थायराइड की। तो जरूरी नहीं है कि थायराइड आपको डिटेक्ट कर गया तो आप एकदम पैनिक करके उसकी मेडिसिन ही खाना शुरू कर दो। प्राइवेट डॉक्टर्स में स्पेशली ऐसा होता है कि वो तो बहुत जल्दी मेडिसिन दे देते हैं। सो मैंने इस बार जो है थोड़ा सा पेशेंस रखा और मैं मेडिसिन मैंने जो है स्पेशलिस्ट से पूछवा कर और मैं अभी मेडिसिन नहीं खा रही हूँ। थायराइड से भी ये होता है कि पीरियड्स जो है वो इरेगुलेट रहते हैं, एंड पिंपल्स, जब पीरियड से रेगुलेट है तो फिर गर्ल्स को पिंपल्स वगैरह होते ही होते हैं। तो ऑब्वियसली थोड़ा ध्यान रखती हूँ कि वेट मेरा बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो, बट वेट मेरा अगेन पिछले लॉकडाउन में 4 किलो वेट मेरा गेन हुआ है। सो दिस इज इट। और आई रियली होप कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का इस वीडियो के थ्रू आंसर दे दिया होगा। एंड सो यू कैन सेंड मी एनी काइंड ऑफ क्वेरी इन कमेंट्स और डीएम या इंस्टाग्राम पे मेरे जाकर। एंड आई रियली होप, I won't say that you enjoyed the video, but I really hope you got some strength through this video if anybody is trying to conceive with PCOD. And thanks for watching this video, and if you like it then you please hit the like button, subscribe to my channel and share it with your family and friends who need this kind of video, and meet you in my next one. Till then, bye bye.